विज्ञान ने इंसानों को बिजली दी, इंटरनेट दिया और अंतरिक्ष तक पहुंचने की ताकत दी। लेकिन उसी विज्ञान ने एक ऐसा हथियार भी बनाया जो कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है। साल 1945 में दुनिया ने पहली बार इसकी भयावह शक्ति देखी, जब एक ही विस्फोट ने हिरोशिमा शहर को लगभग मिटा दिया। लेकिन आखिर उस विस्फोट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसने कुछ ही पलों में इतनी भयानक तबाही पैदा कर दी? यही है परमाणु बम की असली कहानी। लेकिन इस पूरी तबाही की शुरुआत किसी बहुत बड़ी मिसाइल या विशाल मशीन से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 3.5 इंच के एक धातु के गोले से। एक ऐसा गोला जो देखने में बिल्कुल आम और शांत लगता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि यही वह अदृश्य केंद्र है जिसके भीतर ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक ताकत सो रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो अगर बेकाबू हो जाए तो पलक झपकते ही पूरी की पूरी सभ्यता को राख के ढेर में बदल सकती है। ये सिर्फ एक बम नहीं है, ये प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी धातु की गेंद पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की क्षमता रखती है। परमाणु बम के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जो इस पूरे खेल का असली केंद्र है, यानी परमाणु या एटम। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु आखिर कितना बड़ा होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर एक सामान्य सेब को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वह पूरी पृथ्वी के आकार का हो जाए, तब जाकर उस सेब का एक परमाणु सामान्य सेब के आकार का दिखेगा। यह इतना सूक्ष्म है कि दुनिया का कोई भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकता। हर चीज जो आप देखते हैं, छूते हैं, यहां तक कि आप और हम भी इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बने हैं। लेकिन रहस्य परमाणु के आकार में नहीं, बल्कि उसके दिल में छिपा है। परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही सघन और भारी हिस्सा होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो मुख्य कण मौजूद होते हैं। प्रोटॉन सभी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी नाभिक के अंदर मौजूद सारे प्रोटॉन एक दूसरे को पूरी ताकत से बाहर की तरफ धकेलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली बल काम करता है, जिसे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। यह एक ऐसी रस्साकशी है जो हर पल हर परमाणु के अंदर चल रही है। जब तक यह फोर्स भारी पड़ती है, परमाणु शांत रहता है। लेकिन क्या हो अगर कोई नाभिक बहुत ज्यादा भारी और बड़ा हो जाए, जैसे कि यूरेनियम 235 का नाभिक। ये इतना भारी होता है कि इसके अंदर मौजूद स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इसे बांध कर रखने में हारने लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी छोटी सी जगह में क्षमता से बहुत ज्यादा चीजों को भर दिया गया हो। सब कुछ टूटने की कगार पर है, बस एक छोटे से धक्के की जरूरत है और यह अस्थिर नाभिक फटकर बाहर आ जाएगा। इसी अस्थिरता और तनाव के भीतर छिपी है परमाणु बम की असली ताकत। यहीं से शुरुआत होती है न्यूक्लियर फिशन या परमाणु विखंडन की। जब इस अस्थिर यूरेनियम नाभिक पर बाहर से एक अकेला धीमा न्यूट्रॉन आकर टकराता है, तो वह नाजुक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। वह नाभिक उस अतिरिक्त कण को संभाल नहीं पाता और फिर जो होता है वह विज्ञान के इतिहास की सबसे भयानक घटना है। वह भारी नाभिक भयंकर गर्मी पैदा करते हुए दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है। इस टूटने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वह सामान्य धमाकों से बहुत अलग होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मशहूर समीकरण E=mc² के जरिए दुनिया को यही बताया था कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा कोई अलग चीजें नहीं है। एक अकेले परमाणु के टूटने से बहुत छोटी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब किसी बम के अंदर खरबों खरबों परमाणु एक साथ टूटते हैं, तो यही छोटी सी ऊर्जा एक विनाशकारी विस्फोट बन जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक यूरेनियम नाभिक टूटता है, तो वह सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकालता, बल्कि अपने अंदर से 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी गोली की रफ्तार से बाहर फेंकता है। ये नए न्यूट्रॉन आसपास के दूसरे यूरेनियम नाभिकों से टकराने के लिए निकल पड़ते हैं और इस तरह एक अंधी दौड़ शुरू होती है।
1 से 3, 3 से 9, 9 से 27। यह एक चेन रिएक्शन है जो मात्र कुछ माइक्रोसेकंड के अंदर इतनी भयानक गर्मी पैदा कर देती है कि इसके सामने सूरज का केंद्र भी ठंडा लगने लगता है। इस चेन रिएक्शन को समझने के लिए आप माचिस की तीलियों के एक बहुत बड़े जंगल की कल्पना कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक तीली जलाते हैं और उसे बाकी तीलियों के बीच रख देते हैं तो वह एक तीली अपने आसपास की 3 तीलियों को जलाएगी। वो 3 तीलियां आगे 9 को जलाएंगी। कुछ ही पल में पूरा का पूरा जंगल आग के एक भयानक बवंडर में बदल जाएगा। परमाणु बम के अंदर बिल्कुल यही होता है, बस फर्क ये है कि यह पूरी प्रक्रिया पलक झपकने से भी कम समय में पूरी हो जाती है। जब पहली बार वैज्ञानिकों ने कागज पर इस गणित को हल किया था तो उनके पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने प्रकृति की एक ऐसी तिजोरी की चाबी खोज ली है जिसे शायद कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। सन 1930 के दशक के अंत में जब पहली बार परमाणु के टूटने की इस घटना को देखा गया तो दुनिया भर के वैज्ञानिक खड़े हो गए थे। यह वह दौर था जब दुनिया एक भयानक विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उस समय की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर यह तकनीक किसी तानाशाह के हाथ लग गई तो क्या होगा। इस डर ने एक ऐसी खामोश लेकिन खतरनाक रेस को जन्म दिया जिसने हमेशा के लिए इंसानी इतिहास को मोड़ कर रख दिया। हर एक वैज्ञानिक जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था उसे पता था कि वो एक ऐसे दानव को जन्म दे रहे हैं जिसे वापस पिंजरे में नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन किसी भी परमाणु को तोड़ना और चेन रिएक्शन शुरू करना कागज पर जितना आसान लगता है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। अगर यह इतना ही आसान होता तो दुनिया का हर देश आज परमाणु बम बनाकर बैठा होता। इसके लिए एक बेहद खास और दुर्लभ तत्व की जरूरत होती है। साथ ही एक ऐसी इंजीनियरिंग की जरूरत होती है जो आज के समय में भी बहुत जटिल मानी जाती है। बम के अंदर उस चेन रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक और खतरनाक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नैरेटर। परमाणु बम बनाने में सबसे बड़ी रुकावट कोई फॉर्मूला या गणित नहीं था। नैरेटर। सबसे बड़ी रुकावट थी वह सामग्री जिसे खोजना और तैयार करना उस समय लगभग नामुमकिन के बराबर माना जाता था। नैरेटर। प्रकृति में जो यूरेनियम मिलता है वह सीधा बम बनाने के काम नहीं आता। जमीन से निकलने वाले यूरेनियम का 99% से भी अधिक हिस्सा यूरेनियम 238 होता है। यह एक शांत और आलसी नाभिक है। यह न्यूट्रॉन को सोख तो लेता है लेकिन टूटता नहीं। बम बनाने के लिए वैज्ञानिकों को चाहिए था यूरेनियम 235। यह वह अस्थिर और बेचैन नाभिक है जो चेन रिएक्शन कर सकता है। लेकिन असली समस्या यह थी कि प्राकृतिक यूरेनियम में यह केवल 0.7% ही पाया जाता है। इसे अलग करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। आप इसे ऐसे समझें जैसे आपको एक विशाल पहाड़ की रेत में से केवल काले रंग के कणों को एक एक करके चुनना हो, और वह भी तब जब काले और सफेद कणों का आकार और वजन लगभग एक समान हो। इस जटिल प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान इसी काम के लिए ओक रिज नाम के पूरे शहर बसाए गए थे। वहां हजारों विशाल मशीनें दिन रात यूरेनियम को गैस में बदलकर उसे अलग करने का काम करती थी। इस एक काम ने उस समय की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग की परीक्षा ली थी और इसमें इतनी बिजली खर्च हुई जो पूरे एक राज्य को रोशन कर सकती थी। जब वैज्ञानिकों ने भारी मेहनत के बाद शुद्ध यूरेनियम 235 प्राप्त कर लिया तो उनके सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई। वह चुनौती थी क्रिटिकल मास। यह एक ऐसा शब्द है जो न्यूक्लियर भौतिकी में जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर खींचता है। क्रिटिकल मास उस कम से कम मात्रा को कहते हैं जो एक चेन रिएक्शन को लगातार चालू रखने के लिए जरूरी होती है। अगर यूरेनियम की मात्रा क्रिटिकल मास से कम है तो जब एक परमाणु टूटेगा और न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो बिना किसी दूसरे परमाणु से टकराए हवा में उड़ जाएंगे और चेन रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर यूरेनियम की मात्रा क्रिटिकल मास के बराबर या उससे ज्यादा है तो न्यूट्रॉन पक्के तौर पर दूसरे नाभिकों से टकराएंगे और एक भयानक विस्फोट होगा। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। अगर वो बम के अंदर यूरेनियम का एक बड़ा टुकड़ा एक साथ रखते तो पर्यावरण में मौजूद कॉस्मिक किरणों
और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी से उत्पन्न न्यूट्रॉन कभी भी चेन रिएक्शन शुरू कर सकते थे। इससे बम लैब के अंदर ही फट सकता था। इसलिए उन्हें यूरेनियम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर रखना पड़ा। लेकिन जब बम को फोड़ना हो तो इन हिस्सों को इतनी तेजी से एक साथ लाना जरूरी था कि वो एक क्रिटिकल मास बन जाए, और यह काम पलक झपकने से भी लाखों गुना कम समय में होना था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला तरीका निकाला, जिसे गन टाइप असेंबली कहते हैं। यह तकनीक देखने में बिल्कुल एक बंदूक जैसी थी। एक धातु के मोटे पाइप के एक सिरे पर यूरेनियम का एक टुकड़ा रखा गया और दूसरे सिरे पर दूसरा टुकड़ा। दोनों टुकड़े अकेले क्रिटिकल मास से कम थे। जब बम को गिराया गया तो पाइप के अंदर एक सामान्य बारूद का धमाका किया गया। इस धमाके ने यूरेनियम के एक टुकड़े को गोली की रफ्तार से दूसरे टुकड़े की तरफ दागा। जैसे ही दोनों टुकड़े आपस में जुड़े, उनका कुल वजन क्रिटिकल मास से ज्यादा हो गया। न्यूट्रॉन की बाढ़ आ गई और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यह बम फट गया। लेकिन विज्ञान यहां रुकने वाला नहीं था। यूरेनियम को अलग करना बहुत महंगा और धीमा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नए तत्व की तरफ देखा, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्रकृति में लगभग नहीं के बराबर मिलता है, इसलिए इसे विशेष परमाणु रिएक्टरों में भारी मात्रा में बनाया गया। यह यूरेनियम से भी ज्यादा खतरनाक और अस्थिर था। लेकिन प्लूटोनियम के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। यह इतना ज्यादा बेचैन था कि अगर इसमें गन टाइप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता तो दोनों टुकड़े आपस में पूरी तरह जुड़ने से पहले ही पिघलकर फट जाते। इससे एक छोटा धमाका होता, लेकिन वह विनाशकारी परमाणु बम नहीं बन पाता। इस भयंकर समस्या को प्री डिटोनेशन कहा जाता है। प्लूटोनियम को एक साथ लाने के लिए बंदूक वाली तकनीक बहुत धीमी साबित हो रही थी। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा चाहिए था जो हर दिशा से एक साथ समान दबाव डाले और प्लूटोनियम को पलक झपकते ही दबा दे। यहीं से जन्म हुआ इम्प्लोजन असेंबली का। बम के बिल्कुल बीच में प्लूटोनियम का एक छोटा सा गोला रखा गया जो क्रिटिकल मास से कम था। इसके चारों तरफ पारंपरिक विस्फोटकों की कई परतें लगाई गईं, जिन्हें एक्सप्लोसिव लेंस कहा जाता है। इन विस्फोटकों को एक ही माइक्रोसेकंड में एक साथ फटना था। जब ये बाहर के विस्फोटक फटे तो उनकी शॉकवेव बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ आई। चारों तरफ से आए इस भयानक दबाव ने प्लूटोनियम के उस छोटे से गोले को इतनी जोर से निचोड़ा कि उसका आकार आधा हो गया और घनत्व दोगुना हो गया। जैसे ही घनत्व बढ़ा, परमाणु एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि वह प्लूटोनियम अचानक क्रिटिकल मास में बदल गया। न्यूट्रॉन के पास टकराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह वही तकनीक थी जिसका इस्तेमाल नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन नाम के बम में किया गया था। यह एक परफेक्ट सिम्फनी थी, लेकिन मौत की सिम्फनी। इन दोनों ही तकनीकों ने एक बात साबित कर दी थी कि इंसान ने ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया था। विज्ञान ने वह कर दिखाया था जो कभी असंभव लगता था। लेकिन इस पूरे खेल में उस 3.5 इंच के धातु के गोले का क्या रहस्य था जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। अब वक्त आ गया है उन तारों को जोड़ने का जिनका वादा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब तक हमने समझा कि एक परमाणु बम के अंदर विखंडन और चेन रिएक्शन कैसे काम करते हैं, लेकिन बम को फटने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी और भारी विस्फोटकों की जरूरत होती है। तो फिर इस 3.5 इंच के छोटे से गोले में ऐसा क्या था जिसने उस समय के सबसे महान वैज्ञानिकों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे? इस छोटे से गोले का असली नाम था डेमन कोर, यानी शैतानी कोर। ये 14 पाउंड वजनी और लगभग 3.5 इंच का एक शुद्ध प्लूटोनियम और गैलियम का गोला था। इसे असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तीसरे परमाणु बम के लिए बनाया गया था, जिसे जापान पर गिराने की योजना थी। लेकिन अगस्त 1945 में जापान के सरेंडर के बाद इस कोर को अमेरिका की लॉस एलामोस लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए रोक लिया गया। यह गोला दिखने में बिल्कुल एक भारी गेंद जैसा था। उसके रेडियो एक्टिव विखंडन के कारण वह लगातार भारी गर्मी पैदा कर रहा था। यह गर्मी उन अस्थिर परमाणुओं से आ रही थी जो हर पल इसके अंदर स्वाभाविक रूप से टूट रहे थे। वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि इस कोर को बिल्कुल उस बिंदु तक कैसे ले जाया जाए जहां यह क्रिटिकल होने ही वाला हो, लेकिन पूरी तरह फटे नहीं। इस खतरनाक खेल को न्यूक्लियर भौतिकी में ड्रैगन की पूंछ गुदगुदाना कहा जाता था। इसके लिए वे इस प्लूटोनियम के गोले के चारों तरफ
न्यूट्रॉन को वापस अंदर धकेलने वाली टंगस्टन कार्बाइड की ईंटें रखते थे। ये ईंटें कोर से बाहर उड़ने वाले न्यूट्रॉन को वापस उसी गोले के अंदर धकेल देती थीं, जिससे चेन रिएक्शन तेज होने लगता था। ये मौत के बिल्कुल किनारे पर चलने जैसा था। 21 अगस्त 1945 की रात एक युवा वैज्ञानिक हैरी डैग्लियन इसी गोले के साथ काम कर रहे थे। वो बहुत ही सावधानी से ईंटें कोर के पास रख रहे थे। अचानक उनके हाथ से एक भारी ईंट फिसल गई और सीधे कोर के ऊपर गिर पड़ी। उस एक ईंट ने कोर के चारों तरफ एक पूरी दीवार बना दी। आइए एक पल के लिए समय को रोक देते हैं और देखते हैं कि उस एक माइक्रोसेकंड के अंदर असल में क्या हुआ था। जैसे ही वह ईंट गिरी, बाहर भागने की कोशिश कर रहे अरबों न्यूट्रॉन अचानक उस ईंट से टकराकर वापस प्लूटोनियम के अंदर लौट आए। एक शांत धातु का गोला पलक झपकने के एक लाखवें हिस्से में एक भयंकर न्यूक्लियर भट्टी में बदल गया। एक न्यूट्रॉन ने एक नाभिक को तोड़ा, उससे निकले न्यूट्रॉन ने और नाभिकों को तोड़ा। ये चेन रिएक्शन इतनी तेज थी कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बल्कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु इस भयानक ऊर्जा से आयोनाइज हो गए और पूरे कमरे में आयनीकृत हवा की एक भयंकर नीली रोशनी कौंध गई। अगर आप इस वैज्ञानिक रहस्य की गहराई तक जाना चाहते हैं तो क्वांटम साइबर स्टार के साथ जुड़े रहें। डैग्लियन ने तुरंत उस ईंट को हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें रेडिएशन की एक जानलेवा खुराक मिल चुकी थी। 25 दिन बाद उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह पहली चेतावनी थी, लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद 21 मई 1946 को एक और मशहूर वैज्ञानिक लुइस स्लॉटिन उसी डेमन कोर के साथ प्रयोग कर रहे थे। वो बेरिलियम धातु के 2 आधे गोलों को उस प्लूटोनियम कोर के ऊपर रख रहे थे। इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ने से रोकने के लिए उन्होंने सिर्फ एक आम पेचकस का इस्तेमाल किया था। यह सुरक्षा के हर नियम के खिलाफ था, लेकिन स्लॉटिन को अपनी कला पर बहुत ज्यादा भरोसा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। स्लॉटिन के हाथ से वह पेचकस फिसल गया। बेरिलियम का ऊपरी गोला धड़ाम से प्लूटोनियम के कोर पर गिर पड़ा। कोर पूरी तरह से बंद हो गया। न्यूट्रॉन अंदर ही अंदर अंधाधुंध टकराने लगे और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वह कोर फिर से उसी भयानक नीली रोशनी के साथ सुपर क्रिटिकल हो गया। स्लॉटिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत अपने नंगे हाथों से उस ऊपरी हिस्से को उठाकर दूर फेंक दिया और मौत की चेन रिएक्शन को तोड़ दिया। उन्होंने कमरे में मौजूद बाकी लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन उस नीली रोशनी ने उनके शरीर के हर एक सेल को अंदर से खत्म कर दिया था। जब प्लूटोनियम सुपर क्रिटिकल होता है तो वह गामा किरणें और तेज न्यूट्रॉन की भारी बौछार करता है। ये किरणें इंसान के शरीर के आर पार हो जाती हैं और कोशिकाओं के अंदर मौजूद डीएनए को कैंची की तरह काट देती हैं। शरीर खुद को रिपेयर करने की पूरी क्षमता खो देता है। ठीक 9 दिन बाद स्लॉटिन की भी मौत हो गई। इन दोनों हादसों ने दुनिया को यह खौफनाक सच दिखा दिया कि परमाणु शक्ति का आतंक सिर्फ एक बड़े विस्फोट तक सीमित नहीं है, ये एक अदृश्य मौत है। जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु परीक्षण देखा था तो उनके मुंह से वो मशहूर शब्द निकले थे, अब मैं मौत बन गया हूं, दुनिया का विनाश करने वाला। उन्होंने सिर्फ एक हथियार नहीं बनाया था, उन्होंने इंसानियत के हाथ में एक ऐसा बटन थमा दिया था जिससे वो खुद को मिटा सकती है। आज दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम इतने विनाशकारी हैं कि हिरोशिमा का बम इनके सामने एक छोटे पटाखे जैसा लगेगा। विज्ञान ने हमें प्रकृति की सबसे बुनियादी ताकत को तोड़ने की शक्ति तो दे दी, लेकिन क्या हम इंसानों ने उस शक्ति को संभालने की समझदारी हासिल की है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज नहीं तो कल खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चेन रिएक्शन हथियारों की होड़ में शुरू हुई है, उसे रोकने के लिए हमारे पास शायद कोई पेचकस नहीं है। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई दुनिया के साथ।